प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा ऑनलाइन व्याख्यान भौतिक भूगोल विषय पर आधारित है और भौतिक भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है तापमान की विलोमता, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। हमने अब तक पढ़ा है, हम जानते हैं कि क्षोभ मंडल में सामान्य रूप से जब ऊंचाई की ओर जाते हैं तो ऊंचाई के साथ तापमानों का क्रम से ह्रास होता है, तापमान क्रम से घटता जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां बनती हैं जिनमें ऊंचाई पर तापमान कुछ बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ऊंचाई पर तापमान घटने की बजाय बढ़ता है। यही जो ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ना है, यह तापमान की विलोमता कहलाता है। प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता, जापानी जलवायुवेत्ता ट्रेवार्था ने इसे इस प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश की है कि ऐसी परिस्थिति जब धरातल के निकट वायुमंडल अधिक ठंडा हो तथा उसके ऊपर गर्म वायु स्थित हो, इसे उन्होंने तापमान का व्युत्क्रमण या तापमान की विलोमता, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का नाम दिया। तापमानों का जो व्युत्क्रमण है, ये धरातल के निकट भी पाया जाता है और वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर भी मिलता है। दोनों ही जगह इस तरह की स्थितियां दिखाई दे जाती हैं। लेकिन उसकी जो अवधि है वो गर्म परत के नीचे ठंडी परत की स्थूलता पर निर्भर करती है। गर्म परत के नीचे ठंडी परत की मोटाई कितनी है, इस बात पर डिपेंड करती है। वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर दीर्घकाल तक व्युत्क्रमण की दिशा बनी रहती है, क्योंकि धरातलीय विकिरण द्वारा ठंडी परत देर में गर्म हो पाती है। और इसके विपरीत यदि हम देखें तो धरातल के निकट यदि गर्म परत स्थित है तो वह ठंडी वायु की परत क्षीण हो जाएगी और शीघ्र ही जो व्युत्क्रमण की दशा है, जो विलोमता की स्थिति है, वह समाप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो ये इसकी स्थितियां बनती हैं। अब प्रश्न आता है कि जो तापीय विलोमता है, ये किन किन कारकों से प्रभावित होती है। तो आइए इन कारकों को भी हम समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि कौन से कारक हैं जो तापीय विलोमता को प्रभावित करते हैं। इनमें एक पहला कारक है शीतकालीन लंबी रात्रि। शीतकाल में जब रात्रि लंबी होती है तो दिन के समय पृथ्वी जिस सूर्य तप को ग्रहण करती है, रात्रि के दौरान उसे दीर्घ विकिरण के द्वारा वह बाहर निकालती है। लंबी रातों में जब पार्थिव विकिरण अधिक प्रभावशाली हो जाता है, अर्थात अधिक हो जाता है, इससे धरातल की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है और इसके ऊपर बहने वाली जो वायु है वह भी इस धरातल के संपर्क में आने के कारण ठंडी होती है, लेकिन यह तुलनात्मक दृष्टि से कम ठंडी होती है। इस ठंडी सतह के ऊपर पृथ्वी के बाहर निकला हुआ तापमान है, यह संचित होता रहता है, जिससे ऊपरी परत अपेक्षाकृत गर्म बनी रहती है और इससे तापमान की विलोमता उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब शीतकालीन रातें लंबी होती हैं, पार्थिव विकिरण अधिक हो जाता है, तो धरातल के आसपास, धरातल से अधिक ज़्यादा ऊष्मा निकलने के कारण धरातल ठंडा हो गया, वहाँ के आसपास की वायु अधिक ठंडी हो गई, उसकी तुलना में ऊपर की वायु गर्म होती है, जिसके कारण तापमान की विलोमता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी परिस्थिति है स्वच्छ आकाश। स्वच्छ और मेघ रहित आकाश होना इस तापीय विलोमता के लिए अति आवश्यक है। क्यों? यदि स्वच्छ आकाश नहीं होगा तो जो पार्थिव विकिरण निकला है वह वायुमंडल के ऊपरी भाग में नहीं जा पाएगा। बादल होंगे तो बादलों के द्वारा वो पुनः धरातल की ओर आ जाएगा और पार्थिव विकिरण वापस जब आ जाएगा तो धरातल के आसपास तापमान की न्यूनता नहीं हो पाएगी और जिसके कारण से तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाएगी।
ठीक इसी प्रकार से एक दशा है ठंडी और शुष्क वायु। आर्द्र वायु में तापमान को सोखने की क्षमता अधिक होती है। यदि धरातल के निकट ठंडी और शुष्क वायु है तो वह सौर्य और पार्थिव विकिरण को सोख नहीं पाएगी, इसलिए धरातल के निकट तापमान कम हो जाएगा और तापीय विलोमता की दशा को यह प्रोत्साहित करेगा। एक दशा है शांत वायु। तापीय व्युत्क्रमण के लिए, तापीय विलोमता के लिए शांत वायु का होना अति आवश्यक है। अगर वायु शांत और स्थिर नहीं है तो ऐसी दशा में तापीय विलोमता का होना संभव नहीं हो पाता। व्युत्क्रमण पैदा करने के लिए भिन्न ताप वाली वायु राशियों का अलग रहना बहुत जरूरी होता है। पवन का जो प्रवाह है वो विभिन्न स्थानों की वायु को मिश्रित कर देता है। जब पवन चलती है तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की वायु में वो तापमान का मिश्रण होता रहता है, वायु का मिश्रण हो जाता है, जिससे तापमान का भी मिश्रण हो जाता है और उसके कारण से तापीय विलोमता की दशाएं नहीं बनती। इसलिए शांत वायु का होना, स्थिर वायु का होना तापीय विलोमता के लिए अति आवश्यक दशा है। और एक है फिर हिमाच्छादित धरातल। हिम ताप का कुचालक है, यह सूर्य तप को परिवर्तित कर देता है, इसलिए धरातल यहाँ पर गर्म नहीं हो पाता, कम हो पाता है और जो पृथ्वी का भीतरी ताप है वह बाहर नहीं निकल पाता। हिमाच्छादित सतह के ऊपर की वायु ठंडी रहती है और उसके ऊंचाई पर व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक गर्म वायु मौजूद रहती है। हिमाच्छादित क्षेत्रों में हिमाच्छादन के कारण जो उसका जो धरातल ढका हुआ है बर्फ से, वहाँ पर तापमान निरंतर कम बना रहता है और उसकी तुलना में जो ऊपर का वायुमंडल है वहाँ पर तापमान अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर तापीय विलोमता दिखाई देती है। तो ये 5 महत्वपूर्ण दशाएं हैं जो तापीय विलोमता के लिए आवश्यक दशाओं के रूप में मानी जाती हैं, मतलब ये तापीय विलोमता को प्रभावित करती है। शीतकालीन लंबी रात्रि, स्वच्छ आकाश, ठंडी और शुष्क वायु, शांत वायु और हिमाच्छादित धरातल, ये जितनी अधिक दशाएं एक साथ मिली होंगी उतनी तापीय विलोमता की स्थिति अधिक उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है। अब प्रश्न आता है तापीय व्युत्क्रमण कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए इसको भी हम देखें। तापमानों का व्युत्क्रमण मोटे तौर पर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, तापीय, संपर्कीय और यांत्रिक। तापीय व्युत्क्रमण की बात करें तो तापीय व्युत्क्रमण में वायुमंडल में इस प्रकार का जो तापीय व्युत्क्रमण है वो साधारणतया मिलता है और यह विकिरण क्रिया से उत्पन्न होता है। इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, धरातलीय व्युत्क्रमण और उच्च धरातलीय व्युत्क्रमण। धरातलीय व्युत्क्रमण की बात करें तो शीतकाल की लंबी रातों में जब विकिरण द्वारा पृथ्वी के ताप बाहर निकल जाता है और ये वायुमंडल में मिल जाता है, तब धरातल से सटी हुई वायुमंडल की जो निचली परत है वह तुलनात्मक दृष्टि से ठंडी हो जाती है और इस प्रकार के व्युत्क्रमण के लिए शीतकालीन लंबी रात्रें, शुष्क और ठंडी वायु, स्वच्छ आकाश, शांत वातावरण इसकी प्रेरक दशाओं के रूप में माने जाते हैं। जब ये तमाम परिस्थितियां होती हैं तो धरातलीय तापीय व्युत्क्रमण उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार से उच्च धरातलीय व्युत्क्रमण है। ये धरातल से काफ़ी ऊंचाई पर वायुमंडल में गैसों के एकत्रित होने से उत्पन्न होता है। जब वायुमंडल में गैसों के एकत्रित होने से तापमान बढ़ जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों के वायुमंडल में धुएं और कार्बन डाइऑक्साइड के एकत्रित होने से सौर्यिक विकिरण का अवशोषण अधिक मात्रा में हो जाता है और फलतः ऊंचाई पर तापमान बढ़ जाते हैं। रात्रि में पार्थिव विकिरण के द्वारा ठंडे हुए धरातल के निकट की जो वायु है वह भी ठंडी हो जाती है। इस प्रकार की विलोमता विशेष रूप से मध्य और निम्न अक्षांशों में शीतकालीन रात्रियों में देखने को मिलती है। तो ये हमारा तापीय व्युत्क्रमण से संबंधित बात होगी। और अब हम बात करते हैं संपर्कीय या अभिवाहनिक व्युत्क्रमण की बात। इस प्रकार का व्युत्क्रमण वायु के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। जो संपर्कीय व्युत्क्रमण है, अभिवाहनिक व्युत्क्रमण है, वह वायु के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। इसे गतिक व्युत्क्रमण के नाम से भी,
डायनेमिक इन्वर्जन के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए जो स्थिति है वो यह है कि 3 दशाएं होना आवश्यक हैं। पहला, शीत वायु का उष्ण प्रदेश में प्रवेश। जब किसी अन्य क्षेत्र से ठंडी वायु गर्म धरातलीय वायु के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो भारी होने के कारण वह नीचे बैठ जाती है और इस प्रकार से धरातल के निकट ठंडी वायु आ जाती है और उसके ऊपर गर्म वायु आ जाती है, जिससे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है। इसी प्रकार से दूसरी दशा है उष्ण वायु का शीतल प्रदेश में प्रवेश। जब उष्ण वायु शीतल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उष्ण वायु शीतल वायु के ऊपर आ जाती है, हल्की होने के कारण उसके ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर चढ़ जाने के कारण ऊपर की वायु का तापमान अधिक और नीचे की वायु का तापमान कम हो जाता है, जिसके कारण से तापमान की विलोमता उत्पन्न होती है। और तीसरी स्थिति है सघन वायु का अधः आवर्तन अर्थात नीचे उतरना। जब पर्वतीय प्रदेशों में शीतल वायु सघन होने के कारण ढालों के सहारे नीचे उतरती है और घाटियों में एकत्रित हो जाती है तो घाटी में स्थित जो गर्म वायु है उसको वो ऊपर उठा देती है और इस प्रकार घाटियों के सहारे उतरती हवाएं वायु अपवाह का निर्माण करती हैं। घाटी के निचले भागों में ठंडी और अर्ध उष्ण वायु स्थित होती है और पहाड़ी भागों में इस प्रकार का विक्रमण यदि हम देखें तो ये प्रतिदिन दिखाई देता है। तो नीचे उतरती हुई वायु भी गर्म हो जाती है, उसकी तुलना में धरातलीय वायु ठंडी रहती है, इसलिए भी एक तापीय विलोमता उत्पन्न होती है पहाड़ी क्षेत्रों में। ये पहाड़ी क्षेत्रों में प्रतिदिन का क्रम रहता है, इस तरह का हमें दिखाई देता है। तीसरी स्थिति है यांत्रिक विक्रमण की। यांत्रिक विक्रमण में धरातल से ऊंचाई पर वायुमंडल में ये विक्रमण पाया जाता है। इसका संबंध विकिरण या गैसों द्वारा तापमान के अवशोषण अथवा वायु के संचार या संपर्क की बजाय वायुमंडल के ऊपरी भाग में वायु में जो विक्षोभकारी मिश्रण होता है उसके कारण से ये होता है। इस प्रक्रिया में संपीड़न की मुख्य भूमिका होती है और ये विक्रमण 2 प्रकार का होता है। वायु के अवतलन से संबंधित होता है और वायु के विक्षोभकारी मिश्रण से संबंधित होता है। वायु के अवतलन से संबंधित यदि हम बात करें तो प्रतिचक्रवातीय दशाओं में नीचे उतरती हुई जो वायु है उसके द्वारा विक्रमण पैदा होता है। यदि धरातल पर ठंडी वायु राशि मौजूद है और उसके ऊपर प्रतिचक्रवातीय हवाएं नीचे उतरती हैं तो नीचे की परतों पर दबाव पड़ता है और उनका तापमान बढ़ जाता है। कुछ देर बाद धरातल के ऊपरी भाग में एक गर्म परत बन जाएगी और विक्रमण उत्पन्न हो जाएगा। तो ये वायु के अवतलन से संबंधित विक्रमण होता है और वायु के विक्षोभकारी मिश्रण से संबंधित भी एक यांत्रिक विलोमता पाई जाती है। जब धरातल के निकट शांत और शीतल वायु होती है लेकिन ऊंचाई पर वायुमंडल में अशांत अवस्था होती है तब इस प्रकार का विक्रमण उत्पन्न हो जाता है। ऊपर चढ़ने वाली या नीचे उतरने वाली वायु का जो तापमान है वो 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट की दर से क्रम से घटता और बढ़ता है और तब वायुमंडल की हवा से गर्म परत उत्पन्न होती है और यह तापीय विक्रमण उत्पन्न कर देती है। तो ये तापीय विक्रमण के प्रकार थे। मुख्य प्रकारों में यदि हम बात करें तो तापीय विक्रमण के 3 मुख्य प्रकार हमने आपको बताए। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं तापीय विलोमता के, तापीय विक्रमण, अभिवाहनिक विक्रमण और यांत्रिक विक्रमण। अब प्रश्न आता है तापीय विलोमता होने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम इसके आर्थिक प्रभावों के ऊपर, आर्थिक महत्व पर चर्चा करें। तापीय विलोमता एक महत्वपूर्ण भौतिक क्रिया है। भौतिक क्रिया के द्वारा यह होता है, इसमें कोई रासायनिक बदलाव नहीं होते, जिससे आर्थिक प्रभाव हमें वृहद रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। मानव के लिए इसका एक विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि आर्थिक प्रभाव इसके अधिक दिखाई देते हैं। गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिलने से कोहरा उत्पन्न होता है। उष्ण वायु में आर्द्रता की मात्रा कम होने पर संघनन की क्रिया होने से कोहरा पैदा हो जाता है।
आर्द्रता अधिक होने पर मेघों का निर्माण होता है, किंतु उससे वर्षा नहीं हो पाती क्योंकि उसमें बूंदें बड़ी नहीं बन पाती हैं। यदि उष्ण वायु में आर्द्रता मौजूद है और धरातलीय वायु का तापमान हिमांक से कम है तो कोहरे के बजाय तुषार या पाला पड़ता है, और पाला हमारी फसलों के लिए हानिकारक होता है। तो ये एक इसका प्रभाव हो गया। कोहरे के कारण परिवहन और व्यापार पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। वायुयान की उड़ानें भी प्रभावित होती हैं। घना कोहरा होता है तो हमारा पूरा व्यापार परिवहन सब ठप हो जाता है। व्यापार तो ठप नहीं होता, परिवहन ठप होता है, जिससे व्यापार प्रभावित होता है, और वायुयान की उड़ानें भी प्रभावित होती हैं। तो ये तापीय व्युत्क्रमण के कारण वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं, इनमें जो तापीय दशाओं में भिन्नता होती है, उसके कारण हमारे आर्थिक रूप से मानव को इसमें प्रभावित होना पड़ता है। दूसरा, एक पहाड़ी ढालों पर जो कहवे की खेती है, उसमें व्युत्क्रमण की दिशाएं लाभकारी हो जाती हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे उतरती हुई जो वायु है, ये तापमान को गर्म बनाए रखती है। इसलिए पहाड़ी ढलानों पर कहवे की खेती, वृक्ष कोहरे से आर्द्रता ग्रहण करते हैं और दिन में सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से ये सुरक्षित रह पाते हैं, और इनका तापमान भी रात्रि के समय ज़्यादा नहीं गिर पाता, जिसके कारण से पाला यहाँ पर सामान्यतः नहीं पड़ता है। तो ये एक आर्थिक प्रभाव इसका हमें दिखाई देता है।